हाय एवरीवन, मेरा नाम है मृणालिनी और मैं हूँ एजुकेटर यूजीसी नेट कैटेगरी में ऑन टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक पे भी जुड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आई कीप टीचिंग, आई कीप डूइंग थिंग्स। तो आज हम बेसिकली एमफिल का जो 2024 का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज सीरीज़ ए जो कि हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इसका पार्ट 1 देखना चाहते हो तो यू कैन फाइंड इट ऑन माई पर्सनल यूट्यूब चैनल ओनली। आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं। जंपिंग इनटू द क्वेश्चन नंबर 21, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशनल डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट। अगर हम कोरिलेशनल डेटा को ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहें तो कौन सा सही मेथड है? द करेक्ट आंसर इज स्कैटर प्लॉट। तो कोरिलेशन बेसिकली क्या असेस करता है? हमारा एसोसिएशन असेस करता है बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स। ठीक है। एंड जब हम बात करें कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन 3 तरीके की होती है, जहाँ पे हम पॉजिटिव की बात करते हैं, नेगेटिव की बात करते हैं एंड बात करते हैं बेसिकली नो कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन का जो डेटा होता है वो इस तरीके से दिखता है। जैसे ये पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये डॉट 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 फॉर्मेट में दिखेगा। नेगेटिव कोरिलेशन है तो ये नीचे जाएगा एरो। और अगर नो कोरिलेशन है तो ये डॉट डॉट ऐसे दिखेगा। और अदरवाइज वी कुड ऑल्सो से एक ज़ीरो कोरिलेशन, एक जो नो कोरिलेशन होता है वो ऐसे भी दिखता है। दिस इज अ स्कैटर प्लॉट, इसी को ही बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें बेल कर्व के बारे में, तो बेल कर्व असल में क्या होता है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉसियन कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो डेटा है ना, एवरेज डेटा आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर पीक पे प्रेजेंट है इधर। काई स्क्वायर असल में कोरिलेशन का को फाइंड आउट करने का मेथड है। ठीक है। और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेफ्ट स्क्यू हो सकता है, राइट स्क्यू भी हो सकता है, कि हमारा डेटा जो है एवरेज वो किस साइड ज़्यादा प्रेजेंट है, इसको हम स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीपल आर लाइकली टू इन्वेस्ट लेस एफर्ट इन अ टास्क व्हेन दे आर वर्किंग विद द अदर्स। व्हाट इज दिस फिनोमिनन कॉल्ड? लोग जो होते हैं ना वो कम एफर्ट डालते हैं एक जब ग्रुप में काम कर रहे होते हो। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 20 लोग हैं, 20 में से 18 लोग जो हैं वो अपना पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो 2 लोग हैं ये काम नहीं कर रहे। ये सोचते हैं कि अरे बाकी के 18 तो कर ही रहे हैं, हम नहीं भी करते तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, हमें स्टिल जो पूरी टीम है उसको ही पूरा वो मिलेगा, लाइक व्हाट डू वी से, क्रेडिट। सो इस फिनोमेनन को हम सोशल लोफिंग कहते हैं। ठीक है। एंड सोशल फैसिलिटेशन बेसिकली क्या होता है? ये सोशल फैसिलिटेशन नॉर्मन ट्रिपलेट ने सोशल साइकोलॉजी के अंदर दिया था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर आपके पास ऑडियंस प्रेजेंट है और ऑडियंस या तो आपको चेयर कर रही है या फिर आपको बू कर रही है, मतलब बू या बुली कर रही है, जो भी आप काम कर रहे हो। तो इन्होंने कुछ साइक्लिस्ट्स को स्टडी किया था, जिसमें जो ऑडियंस है वो एज अ फैसिलिटेशन, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने का काम करती है या डिक्रीज करने का काम करती है। डी इंडिविजुएशन होता है कि जब हम अपनी जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी को लूज़ करना शुरू कर देते हैं किसी भी क्राउड में जाके। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉन्सर्ट में गए हो और कॉन्सर्ट के अंदर हुलिगनिज्म हो रहा है, हु हल्ला हो रहा है, तो आप भी चिल्लाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप ये जानते हो कि भाई नोबडी इज़ गोइंग टू टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फैक्ट कि भाई आप अकेले थे। अगर पनिशमेंट होगी तो एज अ ग्रुप को पनिशमेंट होगी। तो डी इंडिविजुएशन इज बेसिकली जब आप अपनी आइडेंटिटी के विपरीत काम करना शुरू कर देते हो। स्लीपर इफेक्ट बेसिकली एक तरीके का फिनोमिनन है जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसमें हम मैसेज के बारे में बात करते हैं, मतलब मैसेज हमारा कितना परसुएट करता है किसी भी ऑडियंस टारगेट को। ठीक है। दैट इज़ वॉट इट इज़। और वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन स्लीपर इफेक्ट ऐसे, जैसे कोई भी 2 फिगर्स हैं और वो कोई मैसेज दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल SRK है, इन्होंने कोई मैसेज दिया है और मोदी ने कोई मैसेज दिया है। तो जो जनरल पॉपुलेशन होगी वो SRK के मैसेज को ज़्यादा फॉलो करेगी
और जिस टाइम पे इसने दिया है उस पे भी डिपेंड करता है। ये पूरा एक इफ़ेक्ट है जो आपको पूरा टोटली दूसरी क्लास में कभी एक्सप्लेन करूँगी। तो उसको ज़्यादा प्रेफ़र करेगी जो जिनसे वो ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो वेयर द सोर्स, द क्रेडिबिलिटी, द टाइम व्हेन द मैसेज इज़ बीइंग कमिंग, दैट ऑल्सो इज़ मोर फ़ोकस, मतलब उस पे भी ज़्यादा फ़ोकस होता है कि किस समय पे आपको मैसेज जो है मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज बीइंग सिक्रीटेड बाय द एड्रीनल ग्लैंड्स। अब एड्रीनल ग्लैंड जो है इसके दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है हमारा एड्रीनल मेड्यूला, आई विल जस्ट राइट डाउन मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स। एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स रिलीज करता है कॉर्टिसोल, मेड्यूला रिलीज करता है एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ऑल्सो। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन दोनों ही सिक्रीट होते हैं। एपिनेफ्रिन अगर आपको नहीं पता तो यूएस में एड्रेनालिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं, इट्स अ यूएस टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे 24th क्वेश्चन की तरफ। डैश ensures assignment of subject of a population to treatment groups in such a way that for any given assignment to the treatment group every member of the population has equal probability of being chosen। ठीक है, तो ये क्या है, एक असाइनमेंट है, मतलब सब्जेक्ट असाइनमेंट है ट्रीटमेंट ग्रुप्स के अंदर, इस तरीके से कि हर इंसान को इक्वल चांस मिले, हर ग्रुप मेंबर को इक्वल चांस मिले। दिस इज बेसिकली नोन एज योर रैंडमाइजेशन। ठीक है, दिस इज रैंडमाइजेशन इन योर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, और हम इसको इन अनदर वर्ड एज रैंडम असाइनमेंट भी मान सकते हैं। मतलब अगर आपको रैंडम असाइनमेंट दिखेगा तो आप ये टिक करके आ जाना, रैंडमाइजेशन भी आप सही टिक कर सकते हो। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक तो कंट्रोल होता है और एक एक्सपेरिमेंटल होता है। तो कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम जो भी लोग असाइन करते हैं वो रैंडमली असाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में असाइन करेंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का या एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो रियल काम है ना वो यही है कि हम रैंडमली असाइन करेंगे। अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो हमारी स्टडी में कोई ना कोई या तो डाइल्यूट हो जाएगी या फिर कोई भी हमारे ऐसे बायस फैक्टर्स आ सकते हैं, उन सबको हमने मद्देनज़र रखना होता है। ठीक है, अगर रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो ये सैम्पलिंग बेसिकली हमारा टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग है, और टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा सिमिलर लग सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या होता है, मतलब इसको हम फिश बोल मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर यूजुअली हर पार्टिसिपेंट के पास इक्वल चांस होती है टू अपियर फॉर टू बिकम द पार्ट ऑफ द सैम्पल। ठीक है, रैंडमनेस कुछ नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन भी पार्ट ऑफ सैम्पलिंग ही है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि हम जो मेरे सैम्पल्स हैं, सैम्पल्स को हम डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप्स में या स्ट्राटा में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ द रोल्स। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। एक तो रॉबर्स केव है जो कि मुजाफिर शरीफ का दिया हुआ है, और मुजाफिर शरीफ के अलावा ये आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्योरी भी इसके अंदर आती है। मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट है। पावर ऑफ रोल्स बेसिकली मिलग्राम के एक्सपेरिमेंट के साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएट करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। शॉक रिसर्च के साथ नहीं है, ना ही जिम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट के साथ है। तो ये पावर ऑफ रोल्स जो है ये असल में क्या क्रिएट करता है, मतलब मिलग्राम का जो एक्सपेरिमेंट है ना ये ओबीडियंस के बारे में बात करता है कि अगर अथॉरिटेटिव फिगर हैं, कोई अथॉरिटेटिव लोग हैं और वो आपको कोई काम करने के लिए धकेलते हैं तो यू आर टेन टू फॉलो, यू आर मतलब आप ज़्यादा आज्ञाकारी बन जाते हो जब कोई अथॉरिटेटिव फिगर आपको कुछ काम करने के लिए कहता है। आपको ये एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना पड़ेगा थोड़ा सा सोशल साइकोलॉजी के अंदर, बिकॉज दीज आर सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जो आप पूरा पूरा पढ़ोगे तब जाके आपको समझ आएंगे। मैं तो बस ओवरव्यू दे सकती हूँ लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन सोशल साइकोलॉजी रिएक्टेंस इज व्हाट, रिएक्टेंस का मतलब हमारा क्या होता है, देखो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, राइट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट। तो सोशल साइकोलॉजी के अंदर रिएक्टेंस का आपने एक एग्जाम्पल बताना है।
अब जो फर्स्ट हमारे पास है, द टेंडेंसी टू कंप्लाई विद डायरेक्ट रिक्वेस्ट, अगर कोई आपको डायरेक्टली कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये कंप्लायंस का मेथड है, यानी कि आप मानते ही हो वो बात, आप अपनी कोई आपसे अपनी रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल करवा रहे हैं। मोटिवेशन टू रिस्टोर फ्रीडम व्हेन इट इज़ थ्रेटेंड। अब क्या होता है कि अगर आपकी फ्रीडम को कोई छीन ले, कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो आप घबरा जाते हो ऑब्वियसली, है ना। तो फिर क्या होगा, एकदम से आप हाइपर हो जाओगे, आप अपनी फ्रीडम को वापस पाना चाहोगे, तो ये एक तरीके का रिएक्शन ही है, राइट। दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद सी बोलता है द इफेक्ट ऑफ परसुएसिव मैसेजेस ऑन द एटीट्यूड चेंज। ये हम स्लीपर इफेक्ट की बात कर रहे हैं बेसिकली, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर कोई मैसेज है वो कितना ज़्यादा हमारा बिहेवियर को चेंज कर रहा है, हमारे एटीट्यूड को चेंज कर रहा है। द टेंडेंसी टू फॉलो सोशल नॉर्म्स विदाउट क्वेश्चनिंग, इसको हम कहेंगे कन्फॉर्मिटी, यानी कि भेड़ चाल। हम पूछते नहीं हैं, क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम भेड़ चाल में चलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं लोग भी कोई काम कर रहे हैं तो हम भी वही काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। In the nature versus nurture debate, which early philosopher argued that the mind was a tabula rasa or a blank slate? Tabula rasa का मतलब होता है कि that we are born without any knowledge। ठीक है, यानी कि जब हम पैदा हुए हैं हमारे अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होती है, ये मानना था जॉन लॉक का। ठीक है, जॉन लॉक मानते थे कि भाई एक इंसान जो है वो एक ब्लैंक स्लेट है, और जो भी ये चीज़ें सीखता है ये असल में जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद सीखता है, मतलब दे आर बॉर्न विदाउट एनी नॉलेज, राइट। बाकी जितने भी लोग हैं, अगर हम बात करें इमानुअल कांत की, रेने डेकार्ड्स की, प्लेटो की भी, तो ये सारे लोग सेंसरी एक्सपीरियंसेस के अंदर मानते थे, ये कहते थे कि भाई वी आर बॉर्न विद सम काइंड ऑफ नॉलेज, और लाइक वी कुड ऑल्सो से कि हम सेंसरी एक्सपीरियंसेस से ही नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, विच इज़ ऑल्सो समवेयर कॉल्ड एज एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म इज गेनिंग नॉलेज बाय सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है। Now, moving forward, which brain structure is primarily involved in regulating emotions such as fear and your aggression? Fear and aggression इसके साथ सबसे ज़्यादा associated है अमिगडाला। बस आपने ये रट लेना है, fear और aggression। इमोशन की बात होगी तो अमिगडाला है। हिपोकैम्पस का काम हमारा बेसिकली मेमोरी के साथ सबसे ज़्यादा होता है। हिपोकैम्पस मेमोरी इंटीग्रेशन, रेस्टोरेशन, इन सब में काम करता है। ठीक है, यानी कि हाँ, आप एकत्र करना आपकी मेमोरी को, आपके एनग्राम को। ठीक है। नाउ अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपके ब्रेन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है। होम्योस्टेसिस के अलावा बाकी बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। हाइपोथैलेमस का अफेयर है पिट्यूटरी के साथ, पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड मानी जाती है। तो ये बोलता है पिट्यूटरी को कि भाई तुम्हें मेरे काम करने हैं, तो असल में ये क्या करता है, हॉर्मोन्स बनाता है, एंडोक्रीन सिस्टम के लिए हॉर्मोन्स भी बनाता है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट काम है बॉडी के अंदर, वाइटल जितने भी फंक्शंस हैं, उन सब में हाइपोथैलेमस का बहुत ज़्यादा रोल है, और मेजर रोल पिट्यूटरी के साथ ही है, बस आपने ये याद रखना है। देन सेरेबेलम जो है ये मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए काम करता है, मोटर कोऑर्डिनेशन, या फिर आप कह सकते हो मोटर मूवमेंट्स जो होते हैं। ठीक है। मोटर का मतलब होता है मूवमेंट ओनली, आपके बॉडी के लार्ज मसल्स, स्मॉल मसल्स जो भी मूवमेंट कैरी आउट कर रहे हैं, रनिंग, वॉकिंग, टाइपिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ दैट इज बेसिकली और this only, right. Now after this we have another question which is in research what is a confounding variable? research के अंदर confounding variable क्या होता है? confounding का मतलब होता है कोई भी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू वेरिएबल्स। ठीक है, लेट्स से मैं एक स्टडी के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ पे मेरे पास कैफ़ीन है, और कैफ़ीन जो है वो डायरेक्टली हमारी स्लीप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, या स्लीप को हार्म करता है, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं स्लीप को बढ़ा डिक्रीज करता है, तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन आवर स्लीप। सो बेसिकली अब जो कैफ़ीन है अ, यहाँ पे कैफ़ीन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्लीप जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस पर्टिकुलर स्टडी के अराउंड। ठीक है, अगर हम बात करें तो असल में कैफ़ीन की जो मात्रा हो सकती है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, कैफ़ीन का जो इनटेक है
वो भी कहीं ना कहीं स्लीप को बहुत ज़्यादा क्या करेगा, व्हाट डू वी से, परेशान करेगा। मतलब स्लीप की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने में मेजर रोल प्ले करेगा, है ना। क्योंकि कैफीन अगर आप ज़्यादा लोगे, अगर आप 5 कॉफ़ी पी रहे हो रोज़, आप 6 कॉफ़ी पी रहे हो, इसकी वजह से भी आपकी स्लीप डिस्टर्ब होगी, हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। तो इनटेक एक बहुत ही बड़ा एक कंफाउंडिंग वेरिएबल हो सकता है इसके अंदर, जिसकी वजह से आपके दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही क्या हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या फिर वो डाइल्यूट होते हैं। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल का असल में जो काम है ना, ये स्टडी को डाइल्यूट कर देता है। स्टडी इज डाइल्यूटेड बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, कंफाउंडिंग वेरिएबल। राइट, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द साइकोडायनामिक फ्रेमवर्क विच कंसेप्ट रेफर्स टू द डिफेंस मैकेनिज्म वेर एन इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली एट्रीब्यूट्स देयर ओन अनएक्सेप्टेबल थॉट्स और फीलिंग्स टू समवन एल्स। यानी कि हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं वो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पे डंप कर रहे हैं। डिफेंस मैकेनिज्म है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज टोटली करेक्ट। यानी कि आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं ऑफिस से घर से ऑफिस आ रही थी, और मेरी मम्मी के साथ मेरी लड़ाई होगी। तो क्या होता है कि जो भी गुस्सा है मेरे अंदर, मैं जिस भी इंसान से मिलूंगी, चाहे वो मैनेजर हो चाहे मेरा कलीग हो, तो ये वाला गुस्सा जो है मैं इस इंसान के ऊपर पूरा डाल दूंगी। जब फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं आई एम गोइंग टू गेट इन टॉकिंग टर्म्स विद देम। सो दिस इज़ बेसिकली कि अपना गुस्सा दूसरे ऊपर निकालना, दूसरे पे निकालना। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स कम आए, आप फेल हो गए हो मैथ में, ठीक है, और आपके पेरेंट्स पूछते हैं कि मैथ में क्यों फेल हुए, तो फिर आप बोलते हो कि भाई टीचर जो है वो मुझे पसंद नहीं करता है, टीचर डिसलाइक्स मी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, दिस यू आर ट्राइंग टू गिव अ काइंड ऑफ एक्सक्यूज, एक रैशनल एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हो एक बहुत ही स्टूपिड सी चीज़ के लिए। मतलब आप अपनी गलती पर एक रैशनल एक्सक्यूज दे रहे हो, ठीक है। देन ऑल राइट, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली जहाँ पे आपकी फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग्स नेगेटिव पॉजिटिव में डिस्प्लेस होती है, एंड देन कम सब्लिमेशन ऑल्सो। ठीक है, इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेन डिस्टिंक्शन बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकाइट्रिस्ट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट जो है वो थेरेपी देता है, और साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन देता है। राइट, साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन नहीं दे सकता, मेडिसिन नहीं देगा। साइकाइट्रिस्ट जो है वो थेरेपी नहीं दे सकता, ये बात याद रखनी है। एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब्स medication while psychiatry does not, this is wrong. Psychiatrist can prescribe medication while psychologist typically cannot. ठीक है, this should be the answer for us. Psychologist focuses on physical health while psychiatrist focuses on mental health, vice versa, गलत लिखा है। फिर साइकाइट्रिस्ट ट्रीट्स चिल्ड्रन, साइकोलॉजिस्ट ट्रीट्स एडल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट कैन ट्रीट बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, थेरेपी और मेडिसिन के बीच में। Which psychologist proposed the concept of zone of proximal development? ZPD जो है ये एक तरीके का फिनोमिनन है जहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे जब बच्चे जब कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो उनको एक, अगर हम कोई मेंटोर असाइन करते हैं, या अगर कोई टीचर हो वो प्रेजेंट हो, और ये जो भी टास्क कर रहे हैं, अगर इसमें वो मेंटोर या टीचर इनकी असल में हेल्प करने लग जाएं, तो ये और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहता है कि बच्चों को सिर्फ वहीं तक टीचर की ज़रूरत पड़ती है जब तक उनको ज़रूरत है, अदरवाइज वो सीख जाते हैं काम। तो मेंटोर का काम सिर्फ यही होता है। वाइगॉत्स्की की ये थियोरी है। जॉन पियाजे जो हैं वो असल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी के साथ मोस्ट एसोसिएटेड हैं, ठीक है। एंड एरिक एरिक्सन जो हैं वो असल में किसके साथ एसोसिएटेड है, आपकी साइको सोशल जो डेवलपमेंटल थ्योरी है उसके साथ, साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। एंड सिगमंड फ्रॉइड, आई एम श्योर यू गाइज आर अवेयर ऑफ हिम। भाई इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी, ये तो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which psychological process is the Stroop effect most closely associated with? This is associated with attention.
अटेंशन की थ्योरी के अंदर स्पेशली जब हम अटेंशन में सेलेक्टिव अटेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे स्ट्रूप इफेक्ट का काम आता है। स्ट्रूप इफेक्ट ना एक तरीके से फिनोमिनन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूँ कि मैंने ना इस कलर से ये शब्द लिखा है, दैट इज़ रेड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर से एक और शब्द लिखा है विच इज़ येलो। अब क्या होता है कि मैं आपको बोलूँ कि चलो आइडेंटिफाई करो ये कलर कौन सा है और शब्द कौन सा है, तो आप बोलोगे कलर तो येलो है और जो शब्द लिखा है वो रेड है, तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन, राइट। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये असल में हम स्ट्रूप इफेक्ट के थ्रू स्टडी करते हैं, जो कि सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरी के अंदर फॉल करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, विच फिनोमिनन डिस्क्राइब्स इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑन द टास्क presence in the presence of the others, that is basically social facilitation। और नॉर्मन ट्रिपलेट की ये स्टडी है। नॉर्मन ट्रिपलेट एक फेमस सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई ऑडियंस है और वो ऑडियंस आपको बेसिकली चीयर कर रही है या बू कर रही है, तो ये एज अ फैसिलिटेशन, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, और अगर बू करिए तो आपकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज भी कर सकता है। दैट इज़ योर सोशल फैसिलिटेशन। सोशल लोफिंग मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझा दिया। ग्रुप पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो एक्सट्रीम थिंकिंग करते हैं। मतलब जैसे अगर ग्रुप जो हैं वो दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एक्सट्रीम उसमें सोच रहे हैं। जैसे अगर मेरे ग्रुप के अंदर 20 लोग हैं, तो 20 में से 10 लोग जो हैं वो बिल्कुल नेगेटिव सोच रखते हैं, और 10 लोग जो हैं वो पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो ये एक तरीके से एक्सट्रीम हो गया ना, इसको हम ग्रुप पोलराइजेशन कहते हैं। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेसिकली वी कैन एक्सप्लेन इट थ्रू डी इंडिविजुएशन ऑल्सो, जहाँ पे हम अपनी हम किसी कॉन्सर्ट में गए, वहाँ पे हु हल्ला हो रहा है और हम वैसे ही बिहेव करना शुरू कर दें जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं, लड़ने लग जाएं, हल्ला मचाएं, तो नो बडी इज़ गोइंग टू पे अटेंशन टू अस। एज अ ग्रुप में ही सबको पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम, दैट इज सिम्टम ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बेसिकली योर एक्सेसिव वरी एंड परसिस्टेंट वरी। मेनिया आपका एक डिसऑर्डर है। मेनिया के अंदर असल में क्या होता है, आप एक्सट्रीम्स के साथ गो थ्रू कर रहे होते हो। मेनिया इज़ बेसिकली योर इलेशन। इलेशन का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, बट आप उसके साथ डिप्रेस्ड भी हो, दैट इज़ मेनिया, ठीक है। बट डिप्रेशन इसके साथ नहीं आता, आई एम सॉरी। इलेशन के साथ बेसिकली मेनिया के अंदर ये आता है कि इंसान बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली खुश है। इसके जो सिम्टम्स हैं दैट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू योर डिग फास्ट। डिग फास्ट इज़ बेसिकली योर distractibility, irritability, grandiose, flight of ideas, then appetite changes, sleep changes, talkativeness. Hallucinations is a part of schizophrenia, ठीक है, and mood swings is a part of depression, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नाउ delusional beliefs of an individual, that he is being deliberately interfered with, discriminated against, plotted against, threatened or otherwise mistreated is called the delusion of what? सबसे पहले तो ये जो delusion है ये स्किज़ोफ्रेनिया का है। स्किज़ोफ्रेनिया ही एक ऐसा साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर हैलुसिनेशन और डिल्यूजन्स होते हैं। अब ये एक डिल्यूजन है जिसके अंदर ये कह रहे हैं, इंसान को कैसा लग रहा है कि दैट ही इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, प्लॉटेड अगेंस्ट और थ्रेटन्ड। यानी कि एक तो इनके साथ भेदभाव हो रहा है, एक तो इनके साथ इनके पीछे जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है और थ्रेटन किया जा रहा है इन्हें। तो ये एक तरीके का परसिक्यूशन वाला रेफरेंस है। परसिक्यूशन का मतलब होता है कि इंसान के मन में ये फीलिंग आती है कि somebody is going to assassinate me, assassinate them, right। यानी कि कोई षड्यंत्र रच रहा है उनको मारने के लिए, ठीक है। रेफरेंस का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दिस इज़ यू। और यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये तो है स्किज़ोफ्रेनिक, ये यू जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक है, तो इसको ये लगेगा कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज़ रेफरेंस। कंट्रोल कुछ नहीं है। और ग्रैंडियोसिटी बेसिकली क्या होता है, गॉड कॉम्प्लेक्स होता है। गॉड कॉम्प्लेक्स इसका मतलब होता है भगवान का दूत होना। इंसान को ये लगता है कि भाई मैं तो भगवान का दूत हूँ, भगवान ने मुझे
कोई बहुत ही ऐसा काम करने के लिए भेजा है धरती पे जो कि कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक्स जो होते हैं उनको फील होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ सेट ऑफ स्कोर दैट डज नॉट रिजल्ट इन अ यूनिक सेट ऑफ ग्रुप्ड स्कोर्स। ठीक है, ऐसे कौन से हमारे स्कोर होते हैं जो कि ग्रुप्ड स्कोर्स के अंडर नहीं फॉल करते, इनको हम रॉ स्कोर्स कहते हैं। ठीक है, रॉ स्कोर्स यानी कि वो स्कोर्स हैं जिनको अभी हमने कन्वर्ट नहीं करा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एक छोटा सा डिफरेंस जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ऑल राइट, चलो, तो जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज़ की, कोई भी जो स्कोर है हमारा, उसका ज़्यादा बढ़ना या उसकी जो मात्रा है वो ज़्यादा होना। और परसेंटेज बेसिकली हमारा क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जब हम स्कोर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक रेशो में, एक परसेंटेज के रेशो में, दैट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, डैश आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल व्हेन कंपेयरिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द नंबर ऑफ केसेस डिफर्स। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो, और उसमें हमारे पास डिफरेंट तरीके के केसेस हैं, तो क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है? द करेक्ट आंसर हियर इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। ये ज़्यादा करेक्ट होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमारा क्या होता है कि जैसे हमारे जो केसेस हैं इनका जो टोटल नंबर है या एक्यूमुलेटेड जो काउंट है, एक्यूमुलेटेड काउंट, उसको समझने के लिए क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी है उसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपके पास एक परसेंटेज हो सकती है, एक नंबर हो सकता है, जैसे 25% लोग हैं, 25% लोग के अंदर टोटल जो नंबर है वो कितना फॉल कर रहा है, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से समझते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी परसेंटेज की, तो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज हमारा क्या होता है कि जैसे हमने ये जो टोटल नंबर है, जैसे अगर बाई चांस ये नंबर जो हो गया ये 200 का हो गया, तो 25% में 200 आ गए। ठीक है, तो इसको ही हमने परसेंटेज का नाम दे दिया। फ्रीक्वेंसी प्रपोर्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास रेशो है ऑफ द पीपल कि 200 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, जैसे अगर 1000 और 1000 में से 200 में से 1000 जो लोग हैं, ओह ओके, मैंने इसको उल्टा बोल दिया। असल में जब हम बात करते हैं 1000 में से 200 लोग, तो वो कितना रेशो बनाता है, लाइक हाउ मच इट इज़। ठीक है, 200 आउट ऑफ 1000 पीपल, हाउ मच डज इट मेक? तो दैट इज़ बेसिकली योर 0.2%, तो दैट इज़ अ फ्रीक्वेंसी प्रपोर्शन। नाउ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली हमारा जो चेंज होता है, जैसे हम बात करें कि प्रपोर्शन का ही जो परसेंटेज है, ये जो हमने रेशो निकाला है इसी का ही अगर हम परसेंटेज बोलें तो ये हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिप्नोसिस, हिप्नोसिस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? द करेक्ट आंसर हियर इज बेसिकली योर इंक्रीज सजेस्टिबिलिटी। हिप्नोसिस का मतलब हमारा क्या है, ये एक तरीके से ना हम कह सकते हैं हिप्नोसिस हमारा है कि कोई भी जो इंसान है उसको क्या फील होता है दैट उसका जो अटेंशन है और उसका जो रिलैक्सेशन है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन में चला जाता है। तो अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गया है या बहुत ज़्यादा डीप रिलैक्सेशन में है, तो भाई क्या होगा उसके अंदर बेसिकली एक स्टेज ऑफ स्लीप जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। और हिप्नोसिस जो वर्ड है ये हिप्नोस से आया है। हिप्नोस का मतलब होता है ग्रीक गॉड। ठीक है, जो कि क्या एक्सप्लेन करता है, इट इज़ बेसिकली जो हमारे जो अवेयरनेस है वो क्या हो रही है, वो डाउन हो रही है, फोकस्ड हो रही है, डीप हो रही है। हाइटेंड अराउजल इसके अंदर नहीं होगी। अराउजल का मतलब होता है कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जा रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। ना ही क्रिएटिविटी होगी और ना ही ये सेल्फ एस्टीम है। विच फैक्टर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर लीडिंग टू जॉब रिलेटेड स्ट्रेस? अच्छा, अगर जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है तो कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर का काम करेगा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर होता है जो हमें जॉब में किसी तरीके का हिंड्रेंस लेके आ रहा है। ठीक है, परेशानी क्रिएट कर रहा है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? फैमिली एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, टास्क एंड रोल डिमांड्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली। सो जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर है अगर, तो फैमिली तो बेसिकली हमारी एक तरीके से स्ट्रेसर हो सकती है विच इज़ योर जो पर्सनल हो सकती है, यानी कि क्योंकि फैमिली जो है
और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से भी हमारे जो जॉब्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी कैन ऑल्सो बी समथिंग विच शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर जॉब रिलेटेड. ठीक है. टास्क एंड रोल डिमांड्स ये थोड़ा सा हो सकते हैं जॉब रिलेटेड. ठीक है. और नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स इन द फैमिली, दिस इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ योर जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर. तो वी कैन गो अहेड विद द टास्क एंड रोल डिमांड्स, ऑप्शन नंबर सी इसके साथ जा सकते हैं मोस्ट लाइकली. बट स्टिल आई वुड लाइक टू रीचेक इट. मैं एक बार इसको देखना चाहूँगी कि कौन सा सही हो सकता है इसके अंदर. सो आई वुड मोस्ट लाइकली गो विद ऑप्शन नंबर सी हियर. ठीक है. एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की बात करें तो वो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डालें तो दैट इज़ गोइंग टू बी ठीक है. कभी कभी इट कैन रिजल्ट इन टू अ जॉब रिलेटेड स्ट्रेसर ऑल्सो, बट नॉट ऑल द टाइम. लेकिन हमारा टास्क और जो रोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेके आते हैं हमारी लाइफ के अंदर. ना ही फैमिली लाएगी, ना ही पॉलिटिक्स लाएगा, ना ही डिपेंडेंस लाएंगे. क्योंकि ये तो डिपेंडेंट्स जो होंगे वो तो कांस्टेंट ही रहेंगे. ठीक है. और हो सकता है शायद कांस्टेंट के बाद वो चेंज भी हो जाए. यू आर नॉट रियली अवेयर. सो आईड लाइक टू गो विद ऑप्शन नंबर सी. नाउ दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. आई होप दैट यू एन्जॉयड दिस. इफ़ यू डिड, लेट मी नो. अगर आप चाहते हो कि मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊँ, सॉल्व करूँ आप लोगों के लिए, तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करके बताओ मुझे वेदर यू एन्जॉयड दिस. एंड इफ़ यू डिड नॉट, तो आप मुझे वो भी बता सकते हो. आई जस्ट नीड एंगेजमेंट, दैट्स इट. और लाइक ज़रूर कर देना इफ़ यू लाइक्ड इट. ठीक है. एंड दैट इज़ इट. इट वॉज रियली नाइस जॉइनिंग यू ऑल. अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे मैं और भी क्वेश्चंस आपको बताऊंगी किस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहोगे. सो आई विल ट्राई टू मेक इट ऑन एवरी डे, राइट. चलो, ऑल राइट. आई विल सी यू सून. बाय बाय. टेक केयर.